अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। और सामीन, आज का हमारा ये शो आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन इमरजेंसी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर सैयदा गजाला काजी से बात की और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि हम अपने बच्चों को किस तरह महफूज रख सकते हैं और किन हालात में हमें उन्हें इमरजेंसी में फौरन लाने की ज़रूरत होती है। अब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है जिस तरह बच्चों के साथ इमरजेंसीज होती हैं इसी तरह बड़ों के साथ भी मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ इमरजेंसीज देखी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ौरन हस्पताल लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली अगर हम सेहत की बात करते हैं तो हम बहुत इसको लापरवाही से लेते हैं और हम सब समझते हैं कि जो चीज़ इमरजेंसी होती है, जिसको लेना समझना सीरियस लेना होता है, उसको हम शायद लेते नहीं हैं और इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से हम बहुत सारी जानें भी गवा देते हैं। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर बेग और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एडल्ट इमरजेंसी फिजिशियन हैं और जो भी आगा खान में बड़ों से रिलेटेड इमरजेंसीज होती हैं उनको देखते हैं। डॉक्टर नूर बेग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो में इनवाइट करने का। जी डॉक्टर नूर बेग, हम अगर बड़ों की बात करें, बच्चों की तो हमने बहुत डिटेल में बात की, बड़ों में कौन सी ऐसी इमरजेंसीज हैं जिनके लिए फौरन हमें अस्पताल पहुंचना चाहिए? मैं चाहूंगी उसके थोड़ी सी इस पर डिटेल बताइएगा। जी देखिए, बड़ों की जो इमरजेंसीज हैं वो बच्चों से कदर मुख्तलिफ हैं और इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फौरन अस्पताल पहुंचना, इमरजेंसी पहुंचना और बर वक्त तिब्बी इमदाद का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ जो इमरजेंसीज हैं उनमें एक तो सीने में दर्द का होना, इसके साथ फालिज के कुछ असरात होना और इसके साथ फालिज के कुछ अलामात होना, जैसे बात करने में दुश्वारी है, ग़ुनूदगी है, हाथों या पैरों का काम करने की सलाहियत का मुतासिर होना। इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स हैं और जो एक्सीडेंट्स की नौइयत है वो भी मुख्तलिफ है। कुछ एक्सीडेंट्स बहुत वाज़ेह तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा फॉल्स हैं, कोई किसी बिल्डिंग से या ऊंचाई से कोई गिर गए कुछ लोग। इसी तरह फायर आर्म इंजरीज हैं, जो किसी को अगर गोली लग गई है उससे खून, या फिर कोई ऐसा तेज धार आला है जिससे कोई इंजरी हो गई जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाने का खतरा है, ऐसी कोई भी सूरत हाल जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाने का खतरा हो, उसमें फौरन अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद इन तमाम सिचुएशंस में अगर नहीं दी गई तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बन सकता है और कॉम्प्लिकेशंस मौत की सूरत में भी वाक़ हो सकती हैं या फिर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, यानी कि मरीज जो है वो जिंदगी भर के लिए अपाहज भी हो सकता है। इसलिए बर वक्त इमरजेंसी पहुंचना इन तमाम शिकायत के इदराक के लिए एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर नूर, जैसे आप आजकल जो कोविड-19 में यूजली हम लोग अवॉइड करते हैं, अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अस्पताल ना जाऊं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा वबा के दौरान अस्पताल आना कितना महफूज है? और अगर हम स्पेशली आगा खान की बात करें तो क्या इकदाम हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल है, खास तौर पे आजकल के हालात के मुताबिक। इसमें अस्पताल, देखें, इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल आना बहुत ज़रूरी है, वरना जाहिर है ये अगर आपने इन इमरजेंसीज में अगर आप अस्पताल ना आए कोविड के डर से तो ज़्यादा चीज़ें खतरे का बाइस बन सकती हैं। खान अस्पताल ने हर मुमकिन कोशिश करी है कि हम मरीजों का तहफ़्फ़ुज़, ना सिर्फ मरीजों का बल्कि वो जो अमला वहाँ पे काम कर रहा है उन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी प्लानिंग और इंटरवेंशन खान अस्पताल ने करी हैं। इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो रही है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम उन मरीजों को जिनमें कोविड का शुबा होता है उनको हम ऐसे मरीजों को बिल्कुल अलग रखते हैं उन तमाम मरीजों से
جن میں کووڈ نہیں ہے, جن میں کووڈ کا شبہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف اسٹیپس کے اوپر فلٹر بنے ہوئے ہیں. جیسے اگر آپ ایمرجنسی کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک فلٹر ٹریاج کا حصہ ہے, اور فلٹر ٹریاج کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مریض سب سے پہلے ایمرجنسی کے اندر آنے سے پہلے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, اور اس کی تمام علامات چیک کی جاتی ہیں کہ وہ کووڈ کے مماثلت رکھتی ہیں, اس کی جتنی بھی اس کے علامات ہیں یا نہیں. اگر تو ایسی علامات مریض میں پائی جاتی ہیں جس میں کووڈ کا شبہ ہو سکتا ہے تو ایسے مریض کو ایمرجنسی کے اس حصے میں لے جایا جاتا ہے جو کہ مختص کیا گیا ہے صرف ان مریضوں کے لیے جن میں ہمیں کووڈ کا شبہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ فلٹر ہمارا ٹریاج آتا ہے جہاں پہ وہ مریض کو ہم لے کے جاتے ہیں جن میں کووڈ کی علامات نہیں ہیں یا کووڈ کا شبہ نہیں ہے. تو اس طرح ہم ان دونوں مریضوں کو الگ الگ حصوں میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں اپنی ایمرجنسی میں. صحیح. اس کے علاوہ یہیں سے پھر ہم دوسرے کچھ اور ہمارے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو اسکریننگ کے لیے مزید اسکریننگ کی ضرورت ہے تو پھر ہمارا اپنا ایک پروٹوکال جو ہم نے ٹریاج پروٹوکال بنایا ہوا ہے اس کے اور ہاسپٹل کا جو انسٹیٹیوشن پروٹوکال ہے اس کے حساب سے وہ تمام ضروری ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم اسکریننگ ٹیسٹ کہلاتے ہیں جن کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس مریض کو کووڈ نہیں ہے, تو ہمارا پھر دوسرا مرحلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر نور, آج کل وہ مریض جنہیں سینے میں درد ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ کووڈ کی ہی علامات ہیں, تو ان کو فوراً ہی کووڈ کے وارڈ میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ جس کو سینے میں درد ہو یا سانس لینے کی دشواری ہو اس کے ساتھ کووڈ ہی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو؟ تو میں اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سینے میں شدید درد کی صورت میں ہمیں کتنی دیر میں ہسپتال پہنچنا چاہیے؟ جی دیکھیں, کووڈ کی بہت ساری علامات ہیں اور ان میں سے جو عام علامات جو ہم سب کے سامنے ابھی تک آئی ہیں ان میں بخار ہونا, کھانسی ہونا, سانس لینے میں دشواری ہونا, اور گلا خراب ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذائقے کی صلاحیت اور سونگنے کی صلاحیت سے چلا جانا خاص علامات میں سے جو ہے شامل ہے, جس میں سے ہم فوراً سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو کووڈ ہو سکتا ہے. لیکن یہ دونوں علامات جو آپ نے بنائی ہیں اس میں خاص طور پہ سانس میں دشواری ہونا اور سینے میں درد ہونا, یہ ایسے مریضوں کو جو کووڈ کے مریض ہیں ان میں بھی یہ علامات پائی جا سکتی ہیں, دونوں علامات. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایسے مریضوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے کون سے مریض ہیں جن کو سینے کا درد ہے جن میں ہم کووڈ یا کورونا کی پاسبلٹی سوچتے ہیں, اور کچھ ایسے مریض ہیں جن میں ہم کورونا یا کووڈ کی پاسبلٹی نہیں سوچتے. مثال کے طور پہ سینے کا درد ہے, کسی کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے مریض ہیں جن میں صرف سینے کا درد ہے اور باقی کوئی اور علامات نہیں ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سینے کا درد صرف دل کی وجہ سے آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے, کورونا کے علاوہ کسی وجہ سے ہے, تو ظاہر ہے ایسے مریض کو ہم کووڈ میں ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ سینے میں درد کے ساتھ ساتھ اگر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا مریض کو بخار آیا ہے یا گلا خراب ہے, یا ایسے مریض کا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کسی ایسے مریض کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے جس میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے ایسے مریض پہ ہم ہائی سسپیشن رکھتے ہیں. ایسا مریض کووڈ سے متاثر ہو سکتا ہے اور کووڈ کی وجہ سے ہی ایسے مریض کو سانس لینے میں دشواری اور سینے میں درد ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے ہم ایسے مریض کو ٹیسٹ کراتے ہیں, اور جب تک اس کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا اس کو ہم عام مریضوں کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتے. اچھا ڈاکٹر نور, جب سینے کی درد میں فوراً سے ہسپتال مریض کو لایا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیورنگ دا وے, جو راستے میں آپ کیا ایسا مشورہ دیں گے کہ جو ہسپتال آنے کے دوران جو مریض کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر سمجھے دل کا مریض ہے یا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے ایسا کہ وہ ہسپتال پہنچنے تک سسٹینیبلٹی تھوڑی اور مزید ہو سکے؟ جی دیکھیے, اگر سینے میں کسی کو شدید درد ہے تو ایک تو وہ جلد سے جلد ہسپتال لانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے, جتنا جلدی سے جلدی آپ ہسپتال پہنچا سکیں, اور ایسے ہسپتال جہاں پہ
दिल के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, वहाँ पे आप उनको लेकर आइए, जहाँ पे दिल की सहूलियत, दिल की ट्रीटमेंट की सहूलियात मौजूद है, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सहूलियात मौजूद हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि अस्पताल के दरवाजे पे जब मरीज पहुंचे तो 90 मिनट के अंदर अंदर एंजियोप्लास्टी के लिए चला जाए, 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाए। इतना टाइम हमें लिमिट होती है कि हम जल्दी से जल्दी मरीज को पहुंचाएं। अस्पताल आने के दौरान एक तो सबसे पहले आप अपने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल कीजिए, जो आपकी EMS सर्विसेज हमारे पास कराची में अगर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने उस वक्त क्या करना है। आमतौर के ऊपर हम अगर सिर्फ सीने में दर्द है और ऐसा लगता है कि सीने का दर्द जो है वो दिल की तरफ से आ रहा है, तो हम जो है फौरन जो डिस्प्रिन की गोली या एस्प्रिन की जो गोली आती है वो हम मरीज से कहते हैं कि वो या तो चबा ले या पानी के साथ खा ले जब तक वो अस्पताल पहुंचे। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको पहले से दिल का आर्जा मौजूद होता है और उनको सीने में दर्द होता है, तो वो जाहिर है उनको उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास मौजूद होता है। और कभी कभी कुछ खास मरीजों को ये बोला जाता है कि वो जबान के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन की गोली आती है जो कि सीने पे दबाव को कम करती है, तो वो भी कभी कभी रिकमेंड करते हैं। लेकिन अस्पताल आते वक्त एक तो टाइम का बहुत ख्याल रखना है, दूसरा कम से कम एक डिस्प्रिन की गोली जो 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली आती है वो कम से कम आप जो है वो आप खिला दें मरीज को। अच्छा डॉक्टर नूर, ज्यादा ब्लड प्रेशर, BP, शुगर, ये आजकल बहुत आम है, तो इस सूरत में कब इमरजेंसी पहुंचना चाहिए? अगर आपका BP बहुत शूट कर जाता है या शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्या इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है? इस पे बताइएगा प्लीज कुछ। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर अगर ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और अगर उनका ब्लड प्रेशर की दवाई के बावजूद अगर शूट कर रहा है तो उनको फौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना दी गई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे दिल का दौरा पड़ सकता है हाई ब्लड प्रेशर से, इसके साथ साथ फालिज का असर हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपके दिल के दौरे के साथ साथ आपका हार्ट फेल हो सकता है, लेकिन लंग्स में पानी भर सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा बहुत ज्यादा शूट हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा, तो जाहिर है आंखों के पीछे भी दबाव पड़ सकता है और आंखों की आपकी जो देखने की सलाहियत है वो आपकी मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए फौरन इमरजेंसी आना चाहिए ताकि आपका जो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है उसको फौरन बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा सके। अच्छा डॉक्टर नूर, अगर उम्र का हिस्सा समझें 50 से 60 साल या 70 साल है, तो हाई BP की क्या रीडिंग होती है? मतलब किस उस पे अलार्मिंग हो जाता है और हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, हमने अभी जो अभी रिसेंट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कर दी हैं और उसकी वजह यही है कि ब्लड प्रेशर जो है वो अगर हम कम से कम हद तक रखेंगे तो हमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम है। आमतौर के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी अगर ब्लड प्रेशर 140 जो आपका सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर आपका 140 से ज्यादा है या अगर नीचे का ब्लड प्रेशर अगर आपका 90 से ज्यादा है तो फिर जाहिर है आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर का आपको इलाज कराना पड़ेगा जो आपके लिए तशखीस करता है। जरूरी नहीं कि दवाइयों से इलाज हो, पहले डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज से भी हो सकता है और अगर उसके बाद भी कंट्रोल ना हो तो फिर मजीद दवाइयों की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर तशखीस हो गया, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है और 80 से 90 के बीच में है तो आजकल की गाइडलाइन के मुताबिक हम ऐसे ब्लड प्रेशर को भी कहते हैं कि आप अलार्म हो जाएं। आपको शायद अभी दवाइयों की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि एक मतलब अगर 140 से ऊपर चला गया ब्लड प्रेशर तो फिर शायद आपको मुस्तकिल इलाज या दवाइयों को बचाना। अच्छा डॉक्टर, अगर कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि घर में हाई BP की वजह से कभी ऐसा होता है, एक मेरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है कि आप नहीं अस्पताल पहुंच जाए, तो घर में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम खुद कर सकते हैं इन केस अगर कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है कि मैं चाहूंगी कि एज ए इमरजेंसी फिजिशियन आप थोड़ा सा अगर इस पे कोई हमें टिप दे सकें। जी देखिए, कुछ सूरत हाल तो जैसे हमने अभी बात जब हम कर रहे थे शुरू में बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे आपको घर पे नहीं रुकना, आपको फौरन आना है। मिसाल के तौर पे अगर शदीद सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शदीद सर में दर्द है, अगर सीने में दर्द है, सांस लेने में दुश्वारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसके साथ साथ अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा या बात करने में तकलीफ हो रही है, दुश्वारी हो रही है,
ऐसी सिचुएशन को आप प्लीज घर पे ठीक है, ना करें, बिल्कुल आप अस्पताल आए। सही, लेकिन अगर ये तमाम कुछ ऐसे, और काफी बड़ा ग्रुप ऐसा है जिनमें ये तमाम अलामात नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो एक खास लिमिट, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर 160 से कम है ऊपर का और 100 से नीचे है, तो ऐसे में हम आप अगर अपने घर पे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं फौरन। सही। और अगर एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मरीजों का चंक ऐसा है जो कि दवाई जिसने नहीं खाई हुई होती या दवाई खाने में नाहा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सही। अगर ऐसे मरीज हैं तो वो दवाई अपनी जो वक्त के मुताबिक दवाई खाएं तो ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर नीचे ना आए तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आजकल बहुत सारे अस्पतालों में बशमूल खान अस्पताल टेली क्लिनिक शुरू हो गए हैं, जिसमें आप आसानी अगर आपको सेफ रहना चाहते हैं घर से, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीफोन के जरिए एक्सपर्ट की ओपिनियन आप ले सकते हैं। आपसे वो आपको फोन पे वो गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, चेंज करनी है या ऐड करनी है। अच्छा डॉक्टर नूर, फॉलिज की क्या अलामात हैं और अगर वक्त पे अस्पताल ना पहुंचा जाए तो क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है या कोई और नुकसान पहुंच सकता है? इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइएगा। जी, फॉलिज की जो चंद अहम अलामात हैं उसमें से एक अलामत तो ये है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा काम करना अचानक छोड़ दे, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो, कोई एक तरफ का हिस्सा जो है वो अचानक काम करना छोड़ दे। कभी कुछ सिचुएशन में दोनों हिस्से भी काम करने छोड़ देते हैं, लेकिन मेनली एक हिस्सा अगर अचानक काम करना छोड़ दे या कमजोरी पैदा हो जाए आपका जिस्म का एक हिस्सा, हाथ या पैर। इसके साथ साथ अगर आपको बात करने में दुश्वारी हो, बात ना की जाए, बात आपकी वर्ड्स आपके फंबल होना शुरू हो जाए या तो अचानक तोतलापन आना शुरू हो जाए, जबान में लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाए, ये एक और सिम्टम होता है। या अगर मरीज का फेशियल डेविएशन, मुंह का एक खास तरफ झुक जाना या टेढ़े हो जाना, ये कुछ अहम अलामात हैं जो कि फालिज की निशानदेही करती हैं। कुछ मरीजों में शदीद चक्करों का आना जो कि आम दवाइयों से ठीक ना हो, शदीद चक्करों का आना और गुनूदगी, बेहोश हो जाना या अचानक गुनूदगी में चले जाना, ये भी उन अलामात में शामिल हैं जिसमें हम फालिज की अलामात में शामिल करते हैं। और फिर हम ऐसे मरीजों को जो फालिज के टेस्ट होते हैं उसके लिए रिकमेंड करते हैं। अच्छा डॉक्टर नूर, क्या पेट का दर्द या कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द की सूरत में उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या फौरन अस्पताल आना चाहिए? क्या ये भी किसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकते हैं? देखिए, पेट का दर्द और कमर के निचले हिस्से में जो दर्द है, इसमें भी आपको फौरन अस्पताल आना चाहिए अगर शदीद दर्द है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक पेट के निचले हिस्से में जो दर्द है उससे होता है, जिसमें एक हमें पता है कि अपेंडिक्स का दर्द जो है वो पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा खवातीन में जाहिर है जो गायनोकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनमें शदीद दर्द हो सकता है पेट के निचले हिस्से में। इसके अलावा अगर किसी को पेशाब में इंफेक्शन है या कोई पत्ती है जो कि नीचे की तरफ सरक गई है, उसमें भी शदीद पेट का दर्द हो सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनमें आपको फौरन तिब्बी इमदाद की जरूरत है, क्योंकि अगर इनमें फौरन तिब्बी इमदाद ना की गई, मिसाल के तौर पर अगर किसी को अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का दर्द है और वो अस्पताल नहीं पहुंचा तो रिस्क होता है कि अपेंडिक्स जो है वो परफोरेट हो जाए या फट जाए पेट के अंदर ही, जो कि जाहिर है बाद में जाके कॉम्प्लिकेट हो सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इन तमाम सूरत हाल में अगर आपको पेट में निचले हिस्से में दर्द है, शदीद दर्द है, तो फौरन अस्पताल आइए, फौरन इमरजेंसी है। अच्छा डॉक्टर नूर, ये अपेंडिक्स की क्या अलामात हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। और अगर इसको फौरी सर्जरी ना हो या वक्त पे ना अस्पताल पहुंच सके तो इसमें किस किस्म की दुश्वारियां पेश आ सकती हैं? अपेंडिक्स की अलामात में एक तो पेट का जो दर्द है वो आपके पेट की नाफ से शुरू होता है और उसके बाद आपकी पेट का जो निचला हिस्सा है दाईं तरफ आमतौर के ऊपर वहां पे शिफ्ट हो जाता है और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और फिर वक्त के साथ साथ चंद घंटों के अंदर शदीद दर्द की नौयत इख्तियार कर लेता है। इसके साथ साथ दर्द के साथ साथ हल्का बुखार आना और कुछ उल्टियां होना, 2 से 3 उल्टियां होना, ये
تمام جو ہیں یہ اپینڈکس کے یا اپینڈیسائٹس کے درد کی نشانیاں ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر نور، اگر ہم بات کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے حادثات کا، روڈ ایکسیڈنٹس. روڈ پہ حادثات یوزلی اموات کا بڑا سبب بنتے ہیں، جس میں ہیڈ انجریز بھی سب سے زیادہ ہیں. یوزلی بائک جو لوگ چلاتے ہیں وہ بہت، ان کے ساتھ ہیڈ انجریز سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی، ایک تو ان کو ایمرجنسی میں لانا، اور یوزلی ایٹ دا اسپاٹ، یعنی سین کے وقت، جب اس وقت ایمرجنسی ہو چکی ہے، تو اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ اس مریض کی جان بچ سکے. یوزلی کبھی کبھی اس کو صحیح پوزیشن میں اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی اور ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. انتہائی اہم سوال ہے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسپتال سے باہر وہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو ہم صحیح سے اپلائی کر کے ایسے مریضوں کی جان بچا سکتے ہیں. ان میں ایک تو پریونشن کا اسپیکٹ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہیلمٹ پہننا اور سیٹ بیلٹ پہننا، سیف ڈرائیونگ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا بہت اہم رول ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اگر بہت زیادہ مریض جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے ایکسیڈنٹ کے ساتھ، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مریض کو سیف جگہ پہ لائیں. سیفٹی اپنی ایک تو کام رہے، اور مریض کی ہیلپ کرنے کے لیے مریض کو سیف جگہ پہ تھوڑا سا سائڈ پہ روڈ کے اوپر بیچ روڈ سے آپ سائڈ کے اوپر بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور فوراً پھر آپ جو ہے طبی امداد کو کال کریں، ایمبولینس سروس کو کال کریں، تاکہ وہ فوراً جائے وقوع پہ پہنچے. جو ٹرینڈ ایمبولینس اسٹاف آپ کے پاس اگر موجود ہے وہ پہنچے. اس وقت تک جب تک آپ تک میڈیکل ہیلپ پہنچ رہی ہے روڈ کے اوپر اور آپ مریض کے ساتھ ہیں، تو کچھ ایسے اسٹیپس ہیں جس پہ آپ مریض کی جان بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مریض کو خون بہ رہا ہے، ہاتھوں یا پیروں سے خون بہ رہا ہے، تو آپ اس خون بہنے کی جگہ کو، کیونکہ ظاہر خون بہنے کی وجہ سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو جب تک آپ کے پاس میڈیکل ہیلپ آ رہی ہے، آپ اس خون بہنے کی جگہ کو کسی بھی کپڑے کی مدد سے زور لگا کے اس جگہ کے اوپر دباؤ ڈال کے جہاں پہ خون بہ رہا ہے اس خون کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر نور، اور یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس میں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایمبولینس کا نظام ہے وہ کیسا ہے. ایمبولینس چلانے والا ڈرائیور کیا بیسک لائف سپورٹ کورس جانتا ہے کہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس میں جاننے کی ضرورت ہے. اس پہ مزید ایک اور شو کریں گے تو آپ سے اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور. آخر میں کوئی ایسا میسج دینا چاہیں آج کے حوالے سے، اور ریڈیو کی افادیت پہ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے، ریڈیو کی افادیت، اگر آپ کا صحیح سوال سنیں تو ریڈیو کی افادیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا. جی، تو ریڈیو کی افادیت تو دیکھیں، جو کام میڈیکل ہیلپ کر سکتی ہے وہ ایک لمیٹڈ کام ہے. ہسپتال لمیٹڈ ہیں ملک کے اندر، پورے ہمیں پتہ ہے. ڈاکٹرز اور نرسز کی تعداد بھی ایک لمیٹڈ تعداد ہے. لیکن جو ریڈیو سے جو میسج جو ماسز کو جائے گا تو پورے ملک کو جاتا ہے. ہر آدمی کے پاس ریڈیو کا ایکسیس ہے، اور ظاہر ہے ایف ایم کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو لاگ ان ہوتی ہے اور سنتی ہے. کام پہ جاتے ہوئے، کام سے واپس آتے ہوئے، گھر کی خواتین ہیں. ریڈیو کا ایکسیس ایک بڑی تعداد تک لوگوں تک موجود ہے. تو ریڈیو کے پلیٹ فارم سے، اس پلیٹ فارم سے جیسے کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں، یہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح، لیکن اس سے جو میسج جائے گا ایک عام عوام تک، وہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک پریونٹیو ایفیکٹ، لوگوں کو جو اس سے معلومات حاصل ہوں گی جس سے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی بھی جان بچا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے دوسروں کی جان بچانے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ تو آئی تھنک آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو ٹو ٹیک دس انیشیٹو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور. ایکچولی ہمارے پاس ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا اور خبروں کا وقت بھی ہو گیا. انشاءاللہ مزید آپ سے آنے والے شوز میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.